Let's begin the third chapter. अब हम यहाँ से ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसा कि इसके संबंध में आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सीजन्स की बात की जाएगी। इस चैप्टर में 6 ऋतुएं मानी गई है हमारे यहाँ पे। ओके, ये हिंदी महीनों के नाम दिए हुए हैं। माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु, चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, ये बताया हुआ कौन कौन से महीने में कौन सा ऋतु आता है। अब यहाँ पे 2 काल बताए गए हैं, एक तो होता है अदान काल, एक विसर्ग काल। ठीक है, अदान काल को उत्तरायण भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं शिशिर, वसंत और ग्रीष्म में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसका दूसरा नाम है अदान काल, क्योंकि इस दिनों में ये काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को हड़ लेता है, अर्थात उनके बल का अपहरण कर लेता है। ठीक है, इन 3 जो ऋतु हैं इसमें जो सन है वो डोमिनेंट रहता है। सूर्य का बल बहुत तेज है और चंद्रमा का बल कम हो गया है, इसलिए यहाँ पे गर्मी रहती है। कि नेक्स्ट कहाँ है? अग्निगुण प्रधान अदान काल। हाँ, ये जो हम बात कर रहे थे, इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती हैं। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती हैं, अर्थात लू चलने लगती है। अतएव ये दोनों पृथ्वी के सौम्य गुणों का क्षीण कर देते हैं। यही कारण है कि इन दिन प्राणियों में भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमांड शिशिर ऋतु में तिक्त रस, वसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटु रस बलवान हो जाता है। यही कारण है कि ये अदान काल अग्नीय कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की जो किरणें काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। क्यों? सूर्य के उत्तर मार्ग चले जाने के कारण, उत्तर मार्ग में चले जाता है सूर्य, क्योंकि अब विसर्ग काल दक्षिणायन, इसका अपोजिट वर्षा शरद तथा हेमंत, ये 3 ऋतु आते हैं दक्षिणायन में विसर्ग काल में। इसका दूसरा नाम विसर्ग काल है क्योंकि ओके, विसर्ग काल का परिचय, ये काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सौम्य गुण वाला सोम चंद्रमा बलवान रहता है और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। इस काल में मेघों बादलों में छुपे रहने के कारण वर्षा के होते रहने से, इन दिनों के कारण शीतल हवा से बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है, मतलब पृथ्वी ठंडी हो जाती है। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस तथा हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान रहते हैं। फलतः इसे विसर्ग काल में प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना लेना है, एक साइड लिखना अदान काल, एक साइड लिखना विसर्ग काल, कि इसका दूसरा नाम ये है। इसमें चंद्रमा का बल है, इसमें सूर्य का बल तेज है, इसमें कौन कौन सी ऋतु आती है और कौन कौन सी ऋतु में कौन सा रस प्रधान रहता है। ये टेबल बना के रख लेना। ठीक है, बल का चैप्टर शीत ऋतु मतलब हेमंत और शिशिर में प्राणियों का बल की स्थिति उत्तम रहती है। शेष 2 शरद तथा वसंत ऋतुओं में शारीरिक बल की स्थिति मध्यम रहती है तथा वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बल की मात्रा अति अल्प हो जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया, दोनों में से एक एक ऋतु ले लिया हमने। हेमंत और शिशिर, इसमें बल अधिक है। ठीक है, और शरद और वसंत इसमें मध्यम है, और ग्रीष्म और वर्षा इसमें सबसे कम बल है। ओके, हेमंत ऋतुचर्या से शुरू करेंगे। हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका होने के कारण जठराग्नि अधिक बलवान हो जाती है। यदि उसे आहार रूपी ईंधन ना मिले, कम मिल पाता है, तो वह अग्नि वायु द्वारा ये प्रेरित होकर
रस आदि शरीरस्थ धातुओं का पाचन करने लगती है। इसलिए हेमंत ऋतु को में वातनाशक मधुर अम्ल तथा लवण रसयुक्त पदार्थों का प्राय सेवन करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो सर्दी का मौसम है हेमंत ऋतु, उसमें हमारी अग्नि बहुत तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि अग्नि बाहर कैसे निकलती है? शरीर के पोर्स के द्वारा, स्वेट के द्वारा, वो आता नहीं। और अगर बाहर गर्मी है, बाहर ठंड है, तो शरीर को अपना टेम्परेचर बढ़ाना ही पड़ेगा। हेंस अग्नि स्ट्रांग हो जाती है। अब अग्नि स्ट्रांग है और उसे ईंधन मतलब खाना नहीं मिला, तो कुछ तो पचाएगी, तो वो शरीर की रस आदि धातुओं को ही कंज्यूम करना शुरू कर देती है। इसलिए सर्दियों के ये मौसम में भूख ज़्यादा लगती है। और ये बाकी धातुओं को पचाने के लिए वो किसका सहारा लेती है? वायु का। इसलिए हेमंत ऋतु में वातनाशक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। के प्रातःकाल के कर्तव्य। हेमंत ऋतु में रात लंबी होने लगती है, अतः प्रातःकाल उठते ही भूख लग जाती है। इसलिए प्रातःकाल के समय उठकर मलमूत्र करने के बाद शौच आदि क्रिया के निवृत्त होकर दंतवन आदि करके उसके बाद यथोक्त का सेवन करें। के 8वें पद में ऊपर ही कहा जाने वाले का सेवन करें, अर्थात मधुर लवण तथा अमूल रसयुक्त पदार्थ, मिठाई नमकीन आदि को खाएं अथवा जलपान करें। इस ऋतु में प्रतिदिन वातनाशक तेलों की मालिश करें या करवाएं। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स बना लेना हर ऋतु के, कि इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, कौन से रस का सेवन करना चाहिए और कौन सा आहार खाना चाहिए। कुशल पहलवानों के साथ कुश्ती करें। यदि स्वभाव हो तो पादाघात मतलब लंगड़ी लगाना आदि को विधि पूर्वक सीखें, अन्यथा कुछ व्यायाम अवश्य करें। ठीक है, इस वाले ऋतु में व्यायाम पे बहुत एम्फेसिस दिया गया है। इसमें बल भी बढ़ावा होता है, हेंस यू वोंट गेट बर्नड आउट इजीली। स्नान आदि विधि उसके बाद आंवला आदि कसैले द्रव्यों के कल्क मतलब चटनी के समान पिसे हुए द्रव्य से पहले किए गए अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करें, फिर विधि पूर्वक स्नान करें। उसके बाद शरीर को मोटे तैलीय से पोंछकर कंपुकप कुस्त्री आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप लगाएं और अगुरु की धूप घी तेल से भुना गया मांसरस स्वस्थ प्राणियों के मांस का होना चाहिए। गुड़ से बने पदार्थ, स्वच्छ मध या सामान्य मध, गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इक्षु रस मतलब गन्ने का रस, दूध द्वारा निर्मित पदार्थ, दही मट्ठा मलाई वगैरह वगैरह, नए चावलों का भात, वसा तेल का सेवन करें। हाथ धोने आदि के लिए गुनगुना गर्म जल का प्रयोग करें। इन दिनों प्रावर मतलब ऊनी कंबल, मोटा कंबल, मुर्गचर्म, रेशमी बिछौना, टाट या कुथुक रंग बिरंगा कंबल बिछाकर रखें। उन्हीं हल्के चादरों को ओढ़े सोएं। प्रातःकाल युक्तिपूर्वक सूर्य की किरणों का सेवन करें, स्वेदन कर्म करें तथा जूता जुराब का सदैव धारण करके रखें। ये पूरी यहाँ पे बता दिया कि हाँ भाई क्या करना है तुम्हें हेमंत ऋतु में। ये सारे पॉइंट्स लिख के रख लेना, इम्पोर्टेंट कि ओके आहार में क्या क्या करना है, पहनना क्या क्या है, रहना कैसी जगह है, वो भी शायद आगे वर्णित है। ऋतु की अब स्नान विधि भी बताई हुई है। इसके लिए शास्त्र में द्रोणी अवगान मतलब टब में लेटकर नहाने का विधान है। इसमें गर्म पानी भर दिया जाता है, सिर को डुबाए बिना पूरे शरीर को इस प्रकार सुखद स्नान हो जाता है। केस्तर कस्तूरी का लेप करने से शरीर सुवासित हो जाता है और शरीर में उष्णता का संचार भी होता है। अब भोजन, खाने वाली की रुचि के अनुसार इसका निर्माण किया तथा कराया जाता है। मांस भोजन मांस भोज्य के लिए, शाकाहार सबके लिए। उड़द के बड़े तड़ा पकौड़े शाकाहारियों के मांस के प्रतिनिधित्व रूप आहार द्रव्य हैं।
मतलब उड़द जो है बहुत हैवी दाल होती है, तो वो एक तरीके से मांस का काम भी कर सकती है वेजिटेरियन लोगों के लिए। वसा प्राणित स्नेह है। गौड़ शब्द से गुड़ बनने वाला भोज्य पदार्थ या मद का ग्रहण किया जाता है। क्या है ये, तो वक्तव्य यहाँ से क्यों पढ़ रहे हैं हम। शीतनाशक उपाय कि हाँ सर्दी से कैसे बचा जाए। पीन उरु मतलब स्थूल एवं पुष्ट, स्तन तथा श्रोणी वाली, यौवन तथा सुरा के मद से मदमती हुई प्रिय, कुमकुम के लेप। कीटनाशक उपाय क्या क्या है हमारे, मतलब सर्दी से बचा कैसे जाए। पीन मतलब स्थूल एवं पुष्ट उरु, चेस्ट, ये थाइस। स्तन एवं श्रोणी वाली, यौवन मतलब लड़की, तथा सुरा के मद से मदमिति हुई प्रिय, कुमकुम का लेप, उगरू की धूप एवं यौवन मद के कारण उष्ण शरीर वाली नारियां शीत को हर लेती हैं। ये कुछ उपाय बताए हुए हैं यहाँ पे कि ठंड से कैसे बचा जाए। ये क्या है, ये मतलब लड़की के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं यहाँ पे कि हाँ भाई स्तन, जो पुष्ट स्तनों वाली एवं थाइज वाली। यौवन मद मतलब एडल्टहुड के कारण जो गर्मी होती है शरीर में, उसके कारण वो शीत को हर लेती हैं। निवास विधि मतलब कैसी जगह पे रहना है। जलते हुए अंगारों से तपे हुए मकान में के निचले तल में निर्मित कमरे में, जहां बाहर बहने वाली शीतल हवा का प्रवेश ना हो, अथवा गर्भ भुवेशम मतलब घर के भीतर बने हुए गुफा में निवास करने वाले नर नारियों को शीत के कारण उत्पन्न होने वाली पुरुषता संबंधित कोई विकार कभी नहीं होता, अतः इन दिनों उक्त प्रकार के घर में निवास करें। ठीक है, ये मैंने बताया था ना, हर ऋतु के बारे में बताया हुआ है कि हाँ क्या क्या उसके आहार विहार हैं, क्या क्या निषेध हैं, क्या क्या सेवन करना चाहिए, कहाँ पे रहना चाहिए। ये मार्किंग बना के रख सकते हैं आप। आगे हमारा दूसरा ऋतु आ गया शिशिर। हेमंत ऋतु में कही गई सभी विधियों का सेवन विशेष करके शिशिर ऋतु में भी करना चाहिए। विशेषता ये है कि इस ऋतु में हेमंत ऋतु की अपेक्षा शीत अधिक पड़ने लगता है, क्योंकि इस ऋतु में अदान काल का प्रारंभ हो जाता है, अतः इसमें रुक्षता आने लगती है। ठीक है, जो शिशिर है उसकी ऋतुचर्या इज बेसिकली सेम एज हेमंत, बट इसमें ये एक पॉइंट बताया है कि इसका शीत अधिक पीड़ने पड़ने लगता है, क्योंकि इस ऋतु में अदान काल का प्रभाव होता है और रुक्षता आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें अदान काल के प्रारंभ होने के कारण जो रुक्षता होने लगती है, उसकी शांति के लिए अभ्यंग का सेवन तथा स्निग्ध आहारों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, अब वसंत ऋतुचर्या। शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय होता है। वह कफ दोष वसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से स्तंपन होकर पिघलने लगता है, जिसके कारण पाचक अग्नि मंद पड़कर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। अतः इस ऋतु में उस कफ दोष को शीघ्र निकालने का प्रयत्न करें। वमन तथा रूक्ष नस्यों का प्रयोग इसका निर्हरण है। मतलब ठीक है, इन्होंने बताया कि हाँ शिशिर ऋतु में कफ बढ़ गया था, अब वो पिघलने लगेगा सूर्य की गर्मी से, तो उसका इलाज करना ज़रूरी है। अन्यत्र कहीं भी यहाँ हेमंत शब्द का साचार्य से शिशिर ऋतु का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों ही ऋतु प्रायः समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हेमंत शिशिर ऋतु में संचित कफ दोष का प्रकोप वसंत ऋतु में होता है, इसलिए कफ दोष को निकालने के लिए तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्यों द्वारा वमन कराएं और तीक्ष्ण एवं रूक्ष औषधियों का प्रतिदिन नस्य लें। यहाँ पे बता दिया कि हाँ हेमंत शिशिर दोनों से ही कफ का वो होता है प्रकोप, वो अब शिशिर में हमारे ये वसंत में हमारे पास पिघल के आ गया, तो इसको निकालना तो ज़रूरी है। अब इसके लिए तीक्ष्ण वमन कारक द्रव्यों द्वारा वमन कराएं और तीक्ष्ण एवं रूक्ष औषधि का प्रतिदिन नस्य लें।
ये दोनों चीज़ें ही कफ का नाश करेंगी। लघु तथा रूक्ष्म भोजन करें, अगेन कफ नाशक। व्यायाम, उपटन, आघात मतलब दंड बैठक का प्रयोग करें और कराएं, जिससे बढ़ा हुआ कफ दोष शांत हो जाए। इस ऋतुचर्या में धूमपान, कवल ग्रह भी विधान है। उसके बाद स्नान करें, फिर कपूर, अगरू, चंदन, कुमकुम का शरीर पर अनुलेपन लगाएं। भोजन में पुराने जौ, गेहूं की रोटी आदि बनाकर खाएं। मधु का सेवन करें। जांगल देश के प्राणियों के मांस से बड़े बनवाकर खाएं, जो लोहे की शलाका पर ये पिकोरे पकाए जाते हैं, अतः इन्हें शूल्य कहा जाता है। कबाब खाने की बात हो रही है यहाँ पे। पान विधि, पके हुए आम का रस निकालकर, जिससे पहले प्रियतमा ने चक्कर अपने प्रियतम को दिया हो, प्रिया के मुख की गंध से सुरभित, जिस पर प्रिय का नयन कमलों की छाया पड़ रही हो, जो मन को प्रिय लगने वाला हो, हृदय को शक्ति देने वाला हो, ऐसे आम के रस का मित्र मंडली के साथ पान करें। ध्यान रहे इन मित्रों के साथ साथ पत्नी भी अवश्य रहे। वाह, क्या विचारधारा है। दोष रहित आसव, अरिष्ट, सिद्धू, मुनक्का द्वारा निर्मित सुरा तथा महुआ के आसव का सेवन भी मित्रों के साथ बैठकर उचित मात्रा में करें। अदरक का पानी, विजयासार तथा चंदन का जल, मधु मिश्रित जल और नागर मोथो का क्वाथित जल, इनका भी सेवन करें। क्या अगेन इसके नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। देखो, मध्यान्हचर, जो धने वन, दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन से शीतल तथा सुगंधित हो, जहाँ चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो या वन के घने होने से ना हो रहा हो, जहाँ हीरे मरकत आदि के फर्श बने हों, इनकी कांति से युक्त वनों में, जहाँ कोयल कूक रही हो, सहवास करने योग्य स्थान में, जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित फूलों वाले वृक्ष हों, ऐसे वनों में सुख चाहने वाले पुरुष मित्र मंडली के साथ ये सुभाषित युक्त सभाओं द्वारा मध्याह्न काल को बिताएं। ठीक है, ये कहाँ पे रहना चाहिए वो बता दिया। वसंत ऋतु में अपथ्य मतलब क्या नहीं करना चाहिए। इस ऋतु में गुरु, शीतल पदार्थ, दिन में सोना मतलब दीवा स्वप्न निषेध है। स्निग्ध पदार्थ, अम्ल तथा मधुर रस प्रधान पदार्थों का सेवन ना करें, क्योंकि ये सभी कफवर्धक हैं। क्या यहाँ पे हमारा फोकस ये था कि हमें कफ का नाश करना है, तो वैसी चीज़ें तो नहीं करनी चाहिए। आगे है ग्रीष्म ऋतुचर्या। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्ण अंशु मतलब सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जलीय तत्व को सुखा देता है। ये एक दूसरा पार्ट वेद पर इसमें मिलता है, छोड़ो ये ब्रैकेट वाले पार्ट को, जिसके कारण शरीरस्थ जलीय अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है। फलतः वात दोष की वृद्धि हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में लवण, कटु तथा अम्ल रस प्रधान पदार्थों का व्यायाम एवं धूप का सेवन करना छोड़ दें। ये सब निषेध है। ठीक है। सेवनीय पदार्थ, इस ऋतु में अधिक मधुर आहार का सेवन करें तथा लघु स्निग्ध पदार्थ, शीतल एवं पेयों का सेवन करें। मतलब क्या होगा, मधुर आहार और लघु मतलब लाइट टू डाइजेस्ट, क्योंकि हमारी अग्नि भी इसमें वीक ही होगी। ओके। स्निग्ध मतलब जो ड्राइनेस से लड़े, क्योंकि सूर्य ने हमारा जितना भी जल अंश है उसे सुखा दिया है। शीतल मतलब ठंडे एवं पेय जो पीने योग्य है, इनका सेवन करें। हाइड्रेशन पे ध्यान देना है यहाँ पे हमें। सत्तू सेवन विधि, सत्तू जो चने का पाउडर होता है भुने वाले। अत्यंत शीतल जल से सेवन करें। चीनी मिलाकर सत्तुओं को चाटें। चाटने योग्य बनाने के लिए उसमें शीतल जल को मिला लें।
वही सत्तू को ठंडे पानी में लेने के बारे में कहा हुआ है यहाँ पे। मद सेवन विधि, इन दिनों मदपान ना करें, मतलब शराब ना पिए। यदि पीनी ही हो तो थोड़ी पिए अथवा उसमें बहुत सा जल मिलाकर पिए। पैग लाइट बनाने हैं, इतना भी वह पिए जिन्हें ये अनुकूल पड़ता है, मतलब जो पीने योग्य है सिर्फ वो पिए, वो भी बहुत सारा पानी मिला के पिए, हो सके तो मत ही पियो। मदपान का निषेध, शास्त्रीय आज्ञा के विरुद्ध किया हुआ मदपान शोष, पाठ भेद के अनुसार शेफ मतलब सूजन, शैथल्य मतलब अंगों का ढीलापन, दाह माने जलन, बेहोशी आदि विकारों को उत्पन्न कर देता है। ठीक है। भोजन विधान, कुंद चमेली का एक वेद के समान सफ़ेद तथा इंदु के समान शिथिल, शाली चावलों के भात को तीतर बटेर आदि जंगल दिशीय प्राणियों के मांस रस के साथ खाएं। क्या ये खाने वाली चीज़ें बता दी यहाँ पे। पेय विधान, अधिक गाढ़े मांस रस का सेवन ना करें, रसाला राग खंडत का पान करें, पंचसार का सेवन करें जो नए मिट्टी के पात्र में बनाया गया हो। इस पात्र की सौंधी गंध भी उसमें आ जाती है। उसे शिथिल करने के लिए कुछ देर अथवा महुए के पत्तों से ढककर रखें हुए ये पन्ना या शरबत को पिएं जिसमें कुछ खटाई भी मिलाई गई हो। इसे पीने के लिए मिट्टी का पुरवा या कुल्हड़ या कटोरा होना चाहिए। पीने से पहले इसे पड़ाल के फूलों तथा कपूर से सुगंधित कर लेना चाहिए। फिर वही बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या पीना है। रात्रि में दुग्धपान विधि, ये शशांक कर पंचसार ना, वो छोड़ छोड़ जो एक पढ़ ही लेते हैं। इसका उल्लेख में इस प्रकार दिया है, मधु खजूर मुनक्का फालसा मिश्री तथा जल, इन पांचों को मिलाकर बनाए गए मंथन के द्वारा पंचसार है। ठीक है। ये ड्रिंक के बारे में यहाँ पे बता दिया इन्होंने। रात्रि में दुग्धपान विधि, शशंक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शिथिल किया गया और मिश्री मिले हुए भैंस के दूध को पिए। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जितना ज़्यादा पोषण हो सकता था क्लेद का, वो वाली चीज़ें बताई। भैंस का दूध जो है वो गुरु होता है, ज़्यादा स्निग्ध होता है, चंद्रमा शीतल होता है, इससे ठंडा किया हुआ, तो वो कफ को वापस बढ़ा देगा, इसलिए ये वाला दूध पीना चाहिए। ठीक है। मध्याह्नचर्या मतलब कहाँ रहना चाहिए, दोपहर के समय धूप में पड़ती मानव आकाश को छूने वाली अर्थात बहुत ऊंचे बड़े बड़े शाल ताल तमाल वृक्षों से जहाँ सूर्य की किरणें छिप गई हों तथा माधविलताओं से प्रविष्ट अंगूरों के गुच्छों से युक्त अपवनों में शयन या आराम करें। रहने की जगह भी बता दी। शयन विधान, सुगंधित एवं शीतल जल से बार बार सिंचे गए ये पर्दों वाले आमों के कपोल पत्तियों एवं कोमल पत्तों एवं फलों की ये बंधनवारों से सुसंजित कायमान जो ऊंची तथा क्या ये चौड़ाई से निवास करने के इच्छुक नर नारी से के शरीर के नाप वाले घर में तथा उसमें बिछे हुए बिस्तर में सोए। सोएं। ठीक है। शयन विधान, केले के पत्तों, सुगंधित कुल्हारों, मरण वालों, ओके, कमलों, नील कमलों से निर्मित तथा खिले हुए फूलों एवं मुलायम पत्तों से युक्त कोमल शयन शाय पर दोपहर की गर्मी से पीड़ित पुरुष सोएं अथवा धारगृह के समीप शयन करें। जिस घर में शिल्पियों द्वारा स्त्री की आकृति की पुतलियां बनाई हों, उसके स्तनों हाथों एवं मुख पर रखे गए खस से सुगंधित जल बह रहा हो तो ऐसे स्थान पर शयन करें। रहने की जगह बता दी उन्होंने, एकदम फार्म हाउस टाइप। ये ठीक है कि कैसा है, अगर पत्ते वत्ते हों, वहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हों,
उनके मुझसे खस बह रहा हो। वाओ। रात्रिचर्या रात के समय चूना पुते हुए महल की छत पर जहाँ चंद्रमा की चांदनी छटकती हो वहाँ बैठना या लेटना चाहिए। ठीक है। मनोवर वातावरण इन दिनों चित्त को स्वस्थ बनाए रखें। चंदन के लेप से शरीर को गीला करें। फूलों एवं रत्नों की माला को धारण करें। स्त्री सहवास ना करें। पतले एवं हल्के वस्त्रों को धारण करें। पानी में भिगोए हुए ताड़ के पंखों की हवा का सेवन करें या कमल के पत्तों की हवा का सेवन करें या मोर पंख की हवा लें जो धीरे धीरे हिलाए जा रहे हों। इन सभी प्रकार के पंखों से शीतल जल की बूंदें गिर रही हों तथा शीतल हवा आ रही हो। कपूर के घोल से ये क्या है, सुवासित स्फटिक की मालाओं को धारण करें। इसी को मिल कामला कहा गया है। हरी चंदन के सुवासित मोतियों की मालाएं धारण करें। चारों ओर तुतली वाणी बोलने वाले शिशु खिल रहे हों। सुगे क्या ये ब्रैकेट खत्म कहाँ हो रहा, छोड़ो। ये तोते तथा मैनाओं कलवर कर रही हो। कमलनाल के कंकन कंकण धारण की हुई तथा खिले हुए कमलों के समान उज्ज्वल मुखों वाली चलती फिरती हुई कमलिनियों के सदृश नारियां ग्रीष्मकाल जनित सुस्ती को दूर कर देती हैं। पानी इतना ज़्यादा पोएटिक क्यों होना था यार ने इस चीज़ के बारे में। अब वर्षा ऋतुचर्या। आदान काल मतलब शिशिर वसंत ग्रीष्म के प्रभाव से दुर्बल शरीर प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि इस ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद हो जाती है, क्योंकि उक्त वे दोष जल के भार से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने पर तुषार युक्त अतएव शीतल वायु के स्पर्श से पृथ्वी में से निकलने वाली भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक वाले होने से इस काल में होने वाले मैले जल का प्रयोग से तथा जठरा अग्नि के मंद पड़ जाने से कुपित होकर आपस में एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों को शमन करने वाला हो साथ ही जठराग्नि वर्धक हो उसका सेवन करें। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साधारण आहार विहार किस ऋतु में करना चाहिए, वर्षा ऋतु में। ठीक है। अब शरीर शुद्धि। इस ऋतु के आरंभ में वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा शरीरगत संचित दोषों का शोधन करके अस्थापन बस्ती का सेवन करें। साधारण आहार। पहले खाए हुए भोजन को भली भांति पच जाने पर आगे निम्नोक्त पदार्थों का इन दिनों सेवन करें। पुराने जौ एवं गेहूं आदि सुपुच पदार्थों को खाएं। अच्छी प्रकार पकाए गए तथा छौंके हुए मांस रस, हिरण आदि जंगल देशीय प्राणियों का मांस, मूंग आदि दालों का जूस, पुराना मधु, पुराना आसव, अरिष्ट, मस्तु, सौफ जल युक्त अथवा पंचकोल के चूर्ण को मिलाकर उक्त मांस रसों, जूसों तथा आसवों का सेवन करें। जल। इन दिनों वर्षा का स्वच्छ जल जो आकाश से बरसते समय स्वच्छ पात्र में संग्रह किया गया हो, कुआं का जल अथवा पकाकर शीतल किए हुए जल का सेवन करें, मतलब बॉइल्ड वाटर। दुर्दिन में जिस दिन आकाश में अत्यंत बादल छाए हों उस दिन पर्याप्त मात्रा में खट्टे रस वाले पदार्थ, नमकीन पदार्थ तथा स्निग्ध पदार्थ के साथ सूखा चबेना का सेवन करें। यह पदार्थ लघु होता है अतः शीघ्र पच जाता है। सेवनीय विहार। इन दिनों नंगे पैरों से गीली भूमि पे तथा कीचड़ में नहीं खेलना चाहिए।
इत्र आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते रहें, वस्त्रों में अगरू आदि की धूप देते रहें, छत के ऊपर चारों ओर से खुले कमरे में निवास करें जहां पृथ्वी से निकलने वाली भाप ना हो, सर्दी ना हो तथा वर्षा की मौजकार ना पहुंचती हो। ठीक है, इन्होंने रहने की जगह बता दी फिर से। ताज्य विहार, इन दिनों नदी या नद के जल हो तथा पतला मठ या छाछ ना पिएं। सत्तू का सेवन ना करें। सत्तू का निषेध किस में है? वर्षा ऋतु में। दिन में ना सोएं, अधिक परिश्रम ना करें और धूप का सेवन ना करें। ठीक है, इसका भी बता दिया कैसे कैसे रहना है। अब शरद की ऋतुचर्या। वर्षा ऋतु में पानी से भीगे हुए अतएव शीत युक्त प्राणियों के शरीरों में पित्त का संचय क्रमांश होता रहता है। उसके बाद शरद ऋतु में आ जाने पर एकाएक सूर्य की तेज किरणों द्वारा तपे हुए प्राणियों के शरीर में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त इस समय कुपित हो जाता है। उसे वहाँ ये उस पर विजय पाने के लिए अर्थात वह किसी प्रकार के पित्त जनित विकारों को पैदा ना करे, इसके लिए ये तिक्त घृत का सेवन करें, विरेचन तथा रक्त मोक्षण कराना चाहिए। यहाँ पे हमें बताया कि हाँ, वर्षा ऋतु में प्राणी गीले हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उनके अंदर अग्नि बढ़ जाती है, तो वो शरद ऋतु में आके पित्त का प्रकोप कर देती है। अब उस पित्त को निकालने के लिए, ताकि वो कोई बीमारी उत्पन्न ना करे, तिक्त घृत का सेवन करें, विरेचन करवाएं और रक्त मोक्षण करवाएं। ठीक है, आहार विधि क्या करनी है हमें? तिक्त, मधुर तथा कसैले रस प्रदान पदार्थ आहार काल में भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में खाएं। ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना। शाली के चावल, मूंग, मिश्री या खांड, आंवला, परवल, मधु तथा जांगल प्राणियों के मांस या मांस रस का सेवन करें। यहाँ पे सारी चीज़ें लाइट खाने का बारे में क्या है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द चैप्टर, हंसोदक। ये कौन से ऋतु में है? शरद ऋतु में, और किसी ऋतु में बनता भी नहीं है ये। दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शिथिल, अर्थात सूर्य एवं चंद्र की किरणों से सुसेवित तथा अगस्त्य तारा, ये अगस्त्य नक्षत्र में बन सकता है, के उदय हो जाने से निर्विष, दोष रहित, अतएव पवित्र, निर्मल एवं दोषनाशक जल को हंसोदक कहते हैं। ये जल अभिषंद कारक नहीं होता और ना रुक्ष होता है। ये अमृत के समान गुणों वाला जल पीने योग्य होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता दिया हंसोदक कैसे बनाना है। उसके लिए हमें पहले उसे सूर्य की किरणों में तपाना है, चंद्रमा की किरणों में ठंडा करना है और अगस्त्य तारा का दर्शन करवा देना है। उसके बाद ये जो ये जल बनता है वो दोष रहित होता है, दोष नाशक होता है और कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करता और रुक्ष भी नहीं होता। ये अमृत के समान जल बताया गया है। ठीक है, अब शरद ऋतु की विहार ऋतु। रजनी मुख, रात्रि होने के बाद 1-2 घंटे तक आरंभ में चंदन, खस तथा कपूर का लेप लगाकर, मोतियों की माला धारण कर, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, चूने से पुते हुए भवन की ऊपरी छत पर बैठकर चूने से सदृश उज्ज्वल चांदनी का सेवन करें। ठीक है, अपथ्य निषेध कि क्या क्या नहीं खाना। इस ऋतु में निम्नलिखित 10 वस्तुओं का सेवन ना करें, ये अपथ्य होती हैं। पहला ओस, दूसरा क्षार पदार्थ, तीसरा भरपेट भोजन करना, फिर दही, फिर तेल, फिर वसा, वसा मतलब जो फैट्स होते हैं, बॉडी फैट, तेज धूप, तीक्ष्ण मद, दिन में सोना तथा पूरब की ओर से बहने वाली वायु, ये सब नहीं करनी चाहिए। अब संक्षिप्त ऋतुचर्या, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। विस्तार में कहे गए ऋतुचर्या का अब यहाँ संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है। शीतकाल, हेमंत तथा शिशिर ऋतु में और वर्षा ऋतु में आरंभ के 3 मधुर, अम्ल, लवण रसों का सेवन करें। ठीक है, वसंत ऋतु में अंतिम 3 तिक्त, कटु, कषाय रसों का सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके मधुर रस का सेवन करें, क्योंकि उसमें हमारा वात जो क्षीण हो जाता है। ठीक है, शरद ऋतु में
कफ क्षीण हो जाता है, सॉरी वात बढ़ जाता है। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय रसों का सेवन करें। शरद तथा वसंत ऋतु में रूक्ष अन्न तथा पेय लें। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में शीत गुण प्रधान अन्न पान का सेवन करें और हेमंत शिशिर वर्षा में उक्त मतलब रूक्ष शीत के विपरीत स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान का सेवन करें। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेंस है, इसमें तुम्हें एक एक लाइन अलग से लिख के याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे बताया हुआ है कि हाँ कौन सी राशि कौन से महीने में आती है। ठीक है, अब कौन से ये ऋतु में कौन से दोष का संचय होता है, कौन प्रकोप होता है और प्रशमन होता है। अब ग्रीष्म ऋतु में एक सेकेंड क्या हुआ है, सबसे पहले कि कौन सा महीना है, फिर कौन से ये वो हैं राशियां हैं, कौन से महीने हैं और कौन सा काल है। हम मेन फोकस यहाँ पे अपना सिर्फ ऋतु पे रखते हैं। वात का जो संचय है वो ग्रीष्म में होएगा, पित्त का जो है वो वर्षा में होएगा, कफ का है हेमंत में होएगा। ठीक है, प्रकोप जो है वो इसका प्रवाट ऋतु में होएगा वात का, और प्रशमन शरद ऋतु में। पित्त का संचय वर्षा, प्रकोप शरद और प्रशमन वसंत। कफ का संचय हेमंत, प्रकोप वसंत और प्रशमन प्रवाट। ठीक है, और रस सेवन निर्देश सभी ऋतुओं में प्रतिदिन सभी रसों का सेवन करना चाहिए तथा जिस जिस ऋतु में जिन जिन रसों का सेवन का विशेष निर्देश दिया गया है उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट बना के रखनी है ओवरऑल ये कह रहे हैं, बट जो जो मेन रस बताया हुआ है उसका विशेषकर सेवन करना चाहिए। ओके, दैट इज दी नहीं ओके, आखिरी चीज़ बताइए ऋतु संधि। दो ऋतुओं को जोड़ने का ऋतु संधि कहते हैं। प्रथम ऋतु का अंतिम सप्ताह और आने वाले ऋतु का प्रथम सप्ताह अर्थात 15 दिनों का समय ऋतु संधि होता है। ओके, 15 नहीं ये 14 हुआ। इसमें क्रमांश पहले ऋतु की चर्या को छोड़ते हुए अगले ऋतु की चर्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आप पहली ऋतुचर्या का सहसा छोड़कर दूसरी ऋतुचर्या का सहसा प्रारंभ कर देंगे तो व्यक्ति कर्म से असात्मय जनित रोग हो सकते हैं। मतलब एकदम से ऋतुचर्या नहीं छोड़ी जा सकती, धीरे धीरे करके छोड़नी है। कौन से टाइम में? ऋतु संधि में, मतलब पिछले वाले ये ऋतु का आखिरी सप्ताह और आने वाले ऋतु का पहला सप्ताह। ठीक है, इतना ही है क्या चैप्टर? यप। ओके, वी विल मीट अगेन, बाय बाय।